नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में उपचुनाव की जंग में 13 साल बाद बसपा के कूदने के बाद कई समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि अब तक सपा बीजेपी के बीच मानी जाने वाली ये जंग अपना रूप बदल चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बसपा की रणनीति को लेकर कई दावे किए जा रहे थे, मगर नतीजे आने के बाद जिस तरह से यूपी का सियासी गणित बदला था, उसके बाद एक बार फिर से उपचुनाव में बसपा की एंट्री सस्पेंस का कारण बनी हुई है कि आखिर इस बार बहन जी की रणनीति और बहन जी के राजनीतिक कार्ड किसको नफा और किसको करारी चोट पहुंचाने का काम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ बसपा ने चुनावी कमर कस ली है, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी अपने रणबांकुरों को मैदान सौंप चुकी है। मगर देखना यह है कि राजनीतिक बिसात में आखिर अब किसका पलड़ा भारी साबित होता है। तो आज उपचुनाव के सियासी गणित पर होगी बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। मानसून सीजन के साथ ही अब यूपी की राजनीतिक फिजाओं में चुनावी सीजन का रंग चढ़ने लगा है, जिसको लेकर पार्टी खेमे में चर्चा के साथ ही जबरदस्त तैयारी भी दस्तक दे चुकी है। उपचुनाव को लेकर पिछले 13 सालों से उदासीन रहने वाली और साल दर जनता के बीच अपना जनाधार गिरने के बाद बसपा भी इस बार चुनावी मैदान में एक्टिव है। उपचुनाव को लेकर बसपा की तैयारी धरातल से लेकर रणनीतिक स्तर तक फाइनल स्टेज पर दिखाई दे रही है, जहां एक बार फिर बसपा सुप्रीमो ने पासी और ब्राह्मण कार्ड पर भरोसा जताया है। मायावती ने फूलपुर से शिवबरन पासी और मंझवा सीट से दीपक तिवारी को बसपा प्रभारी बनाया है, जिसके बाद अभी तक सपा और बीजेपी के बीच रहने वाली उपचुनाव की लड़ाई में बसपा भी अब एक अहम फैक्टर है, जिसका कितना असर होता है यह देखना अभी बाकी है। वहीं बसपा से इतर सपा और कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। अब तक लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने भाईचारे का दावा करने वाले राहुल और अखिलेश उपचुनाव के रण में एक दूसरे के लिए मैदान में तैयार हैं। सपा को लोकसभा में मिली जीत के बाद अखिलेश ने एक बार फिर अपने सबसे प्रिय रणबांकुरे मैदान में उतार दिए हैं, जहां उपचुनाव के लिए अम्बेडकर नगर के कठेरी से चाचा शिवपाल यादव के कंधों पर प्रभार जमाया है। तो वहीं अखिलेश के करीबी अवधेश प्रसाद को अयोध्या की मिल्कीपुर से प्रभारी नियुक्त कर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ ही इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सपा सुप्रीमो जहां अपनी सदी हुई रणनीति से एक बार उपचुनाव का रण जीतने की तैयारी में एक के बाद एक दांव खेल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 10 की 10 सीटों पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर यूपी की राजनीति में आने वाले तूफान के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग के साथ 10 सीटों पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर इस बात का संदेश देने का प्रयास किया है कि कांग्रेस भी यूपी में बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर खेलने को तैयार है। कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद केएल शर्मा को इस बार कानपुर के शीशामऊ की जिम्मेदारी दी गई है। मीरापुर सीट के लिए इमरान मसूद तो कुंदर की सीट के लिए सांसद राकेश राठौर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं गाजियाबाद सीट के लिए बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया पर्यवेक्षक का जिम्मा संभालेंगे। सपा के गढ़करहल के लिए रामनाथ सिकरवार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो कुल मिलाकर सपा और कांग्रेस की तैयारियों के बीच बसपा का 13 साल बाद चुनावी रण में उतरना किसके लिए नफा तो किसके लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर एक बात तो तय है, यूपी में उपचुनाव का ये रण जबरदस्त और बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो यूपी में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ अब कांग्रेस और बसपा की एंट्री के साथ चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आने वाले हैं, ऐसे में देखना यह होगा कि बसपा की एंट्री से आने वाले समय में किसके खाते में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूं। शांति प्रकाश जाटव जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अशोक तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, अभी तक चुनाव की तैयारियों को लेकर माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इसकी तैयारी करने वाली है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब अलग अलग तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बहन जी की एंट्री के बाद क्या कहेंगे आप? उपचुनाव आपको लग रहा था कि बीजेपी ही आपकी कंटेंडर है, लेकिन बहन जी एक बार फिर से लोकसभा की तरह मैदान में है। चुनाव के
डिबेट चुनाव की समीक्षा सभी लोग कर रहे हैं। चुनाव कैसे लड़े, भाजपा तो टीम परेशान है, समीक्षा ही कर रही है मुख्य प्रतिद्वंदी जो हमारी है। और जो बसपा की आप बात कर रही है, बसपा खाली बस मीडिया में ही है। मीडिया में जो न्यूज चल रहा है इसी में खाली है। जमीन खो चुकी है, जमीन का कोई आधार नहीं है बसपा का। बसपा चुनाव लड़े या न लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहिए सीधी लड़ाई हमारी भाजपा से है, और लड़ाई तो सभी जानते हैं, जनता जानती है, जनता हमारे साथ है। नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी, आज जिस स्थिति में आप बसपा को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं सिर्फ मीडिया में ही है, कल वही स्थिति कांग्रेस की भी थी। जब कांग्रेस लोकसभा में आपके साथ आके बाजी पलट सकती है, तो मायावती तो एक बार फिर से तैयारी से जुट रही हैं। तो इस पर आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ होने वाला नहीं मायावती के प्रयासों का? जो जन चौपालों में है, जो जन चर्चा में है, जो बसपा के कैडर में है, जो हर जगह है, जो लोग जानते हैं कि बसपा किस हालत में है। बसपा में जो है नेतृत्व, अच्छा, कुछ कर पाए या ना कर पाए, तो आपको लगता है कि कोई नुकसान भी नहीं कर पाएगी? क्योंकि पिछली बार तो लोकसभा में बीजेपी को नुकसान हुआ, ये देखा गया। आप बीजेपी को क्या नुकसान करती है क्या नहीं करती है इससे हमारा मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन आप निश्चित हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, आशीष मिश्रा जी। प्रियंका जी बोलिए। जी आशीष मिश्रा जी, बसपा की जिस तरह से एंट्री हुई है और 13 साल बाद बहन जी उपचुनाव में उतरी हैं, हालांकि जनाधार गिरा है, वोट शेयर गिरा है, उसको संभालने की तैयारी अब बहन जी कर रही हैं, लेकिन एक बार फिर से अभी तक माना यह जा रहा था कि एक तरफ सपा कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी। अब मामला कई कोणीय हो चुका है, क्या लगता है आपको रणनीति में बदलाव की जरूरत है? प्रियंका जी देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक हैं और हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, ठीक है। जब जब लोकतंत्र पे खतरा होता है, एकजुटता के साथ हम सभी लोग लोकतंत्र के बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज यदि बात आती, मायावती जी कहती हैं कि बहन की हमको चुनाव लड़ना है, ये उनका निर्णय है और लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है, चुनाव लड़ने देना चाहिए। अब बात आती है जो आपने एक संशय के रूप में प्रकट किया कि हमारा जो चुनाव लड़ने की रणनीति है, हमारे 10 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, समाजवादी पार्टी ने अभी तक 6 प्रभारी नियुक्त किए हैं। जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसी समय ये क्लियर कह दिया गया था कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती। नहीं तो क्या आप इशारा कर रहे हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी अब उपचुनाव में नहीं नजर आएगी? आप उसको गलत तरीके से फिर से प्रस्तुत कर रही हैं। मैं कह रहा हूं यही 2 लड़कियों की जोड़ी उपचुनाव में नजर आएगी और 16 की 16 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में आएंगी। मैं मायावती जी को इतना बहुत ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देना चाहूंगा कि उनकी कार्यशैली, उनके कार्य करने के तरीके को पूरे देश ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने एक नहीं लगातार 10-12 वर्षों में नहीं। तो आशीष जी, सीटों को लेकर सेट हो गया आपका फॉर्मूला? फिर 5 सीटों की मांग कर रहे हैं ना आप? सेट है, हमारे उम्मीदवार भी क्लियर है। अभी मत पूछिएगा कि क्या है, कुछ रणनीति का भी हिस्सा होता है। हमारे उम्मीदवार भी क्लियर है, हमारे तालमेल भी क्लियर है, हमारा गठबंधन भी क्लियर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सपा कांग्रेस मिलकर ही उपचुनाव में उतरेंगे? 100%। अशोक तिवारी जी, क्या कहना है आपका? 5 सीटें देने को तैयार है? देखिए, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, तो इंडिया गठबंधन का स्लोगन लगा रहा है, बाकी चीजें आप समझ जाएंगी। अरे तो सस्पेंस आप क्रिएट कर रहे हैं, तो सस्पेंस दूर करने पर सवाल तो मैं कर ही सकती हूँ। वो 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, 10 सीटों पर पर्यवेक्षक उतार रहे हैं। सवाल आप कर सकती हैं, आप पत्रकार हैं, सवाल कर सकती हैं, लेकिन अभी चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, समय आने पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या लगता है आपको? सपा और कांग्रेस तो अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन तैयारी की बात करें तो सपा, कांग्रेस और यहाँ तक कि बसपा भी तैयारी कर रही है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम 10 की 10 सीटों पर जो है अपने प्रभारी भी नियुक्त कर चुके हैं और वहां पर हमारे कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं। अभी हम जैसे आपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछा, इन्हें ये नहीं मालूम कि 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है या 16 सीटों पर।
इन्होंने 10 प्रभारी तो जो थे कांग्रेस के वो जोड़ लिए, और 6 प्रभारी जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी के जोड़ दिए। इनको ये मालूम नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो इनका गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो तार तार हो चुका है। अखिलेश जी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने वाले, क्योंकि अगर अखिलेश जी ने एक सीट भी दे दी तो आप ये समझ लें कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश से निश्चित नाबूद हो जाएगी। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि किसी भी सूरत में किसी से भी गठबंधन कर लेना, कांग्रेस से नहीं। अखिलेश जी ने कांग्रेस से गठबंधन करके एक बहुत बड़ी भूल की है। ठीक है, उनकी कुछ सीटें लोकसभा में बढ़ गई, मगर उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पैर रखने का एक मौका दे दिया है। किसी भी सूरत में इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी फूक फूक करके पैर रखेगी, और मैं नहीं मानता कि किसी भी सूरत में जो है वो कांग्रेस को सीट पर भी चुनाव लड़ने का मौका। स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जाटव साहब एक वरिष्ठ हैं, और किसी भी दल के वो सदस्य होने दो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक उम्र का लिहाज करते हुए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बड़े चतुराई से उन्होंने कहा आशीष मिश्रा को ये पता नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि कितने सीटों पे चुनाव हो रही है। शायद मैं कहता हूं कि मैथ में बड़े कमजोर रहे होंगे जाटव साहब, कि जब मैंने ये कहा कि 10 सीटों पे हमारे प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, और समाजवादी पार्टी ने भी 6 सीटों पे अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, तो आने वाले समय में हम कहां से कौन चुनाव लड़ने वाला है, क्या रणनीति होने वाली है, ये मैं टीवी चैनल पे बैठ के डिस्कस नहीं करूंगा। इसके लिए हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, दोनों में गठबंधन हो गया है, वो करेंगे। लेकिन उनको कैसा बोलते ना, कटाक्ष करने का मौका मिलना चाहिए। उनको लग रहा है कि 10, 6, 16 की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा चलिए, मान लिया आप 16 कर रहे हैं, हो सकता है कल को आप 20 भी गिनाने लगे, ठीक है, लेकिन जाटव जी ये कह रहे हैं कि सपा सीट नहीं देने वाली आपको, चाहे आप कितना भी इंतजार करें। इस पर क्या कहना है आपका? अगर आखिरी समय तक सीटों पर फॉर्मूला तय नहीं होता है, फिर क्या रणनीति होगी? लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा, एक ही चीज चर्चा में आ रही थी, 79 सीट भारतीय जनता पार्टी कंफर्म जीत चुकी थी, एक में असमंजस ऊपर नीचे हो रहा था। ये इनके नारे हुआ करते थे, ये इनके भाषण हुआ करते थे। अब इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक सीट के, अरे लेकिन आशीष मिश्रा जी, लोकसभा के चुनाव के साथ फिर आप पंजाब भी याद रख लीजिए, इंडिया गठबंधन में बात हो रही थी, उसके बाद दिल्ली में अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। ये अलग बात है कि यूपी में इंडिया गठबंधन में आपका भाईचारा कायम है, बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति है, राजनीति में कब क्या समीकरण बदले, इस पर इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल होता है, संभावनाओं पे वो बैठना होता है। अब लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि अगर उसका आकलन हम बहुत पहले से करने लगे, अनुमान बहुत पहले से लगाने लगे, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया, आप आगे देखेंगी, मैं हमेशा अपने डिबेट में ये चीज कहता हूँ, ये लोकसभा विधानसभा का उपचुनाव ही नहीं, आने वाले 3 महीनों के भीतर जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 4 राज्यों में, ये 4 राज्यों के नतीजे में ये स्पष्ट हो जाएगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितने दिनों चलिए ठीक है जाटव जी ठीक है, सपा कांग्रेस को लेकर तो इंतजार करना होगा, क्योंकि ना तो अशोक तिवारी जी और ना ही आशीष जी कोई पत्ते खोलने को तैयार है। लेकिन बसपा की एंट्री की खास तौर से अगर बात की जाए तो ताजा स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा में कई सीटों पर इस बात का अंदेशा लगाया गया, और आपकी समीक्षा रिपोर्ट में भी शायद ये बात सामने आई हो कि बसपा की एंट्री से कहीं कहीं आपको भी काफी कुछ नुकसान हुआ है। जो समीकरण माना जा रहा था कि बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, वो उल्टा आपके ही खेमे में घाव कर गया। इस बार क्या कुछ रणनीति रखेंगे? बसपा ने जिस तरह से तैयारी की है और बहन जी जिस तरह से मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी इनके कैडर, इनका जो वोट है उसको हम जो है किसी भी सूरत में ये नहीं मानते कि ये वोट हमारे यहाँ से उनके जोड़े में जा रहा है। मैं तो बल्कि ये मान करके चलता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट है और समाजवादी पार्टी का अपना। समाजवादी पार्टी क्योंकि इस बार कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ी, पहले ये बहुजन समाज पार्टी के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना कि बीएसपी का वोट शेयर समाजवादी पार्टी के खाते में गया है लोकसभा में और धीरे धीरे उधर का रुख कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और वही मैं बात बोलना चाह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस और सपा के पक्ष में आया, जिसका परिणाम लोकसभा में थोड़ा सा भटका। मगर चूंकि मायावती अब चुनाव में आ रही है तो मैं समझता हूं कि इसका बेनिफिट
हर सूरत में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि समाजवादी अच्छा, तो आपको अभी भी लग रहा है कि बेनिफिट मिलेगा? जो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके सामने 3 कंटेंडर हैं? नहीं, हमारा तो जो समाजवादी पार्टी का जो वोट है, वो जो समाजवादी पार्टी के पास में जो बहुजन समाज पार्टी का जो कुछ वोट आया, वो वापस जो है बहुजन समाज अशोक पार्टी तिवारी के जी, साथ में जोड़ेगा, जवाब दीजिएगा इस तो पर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियंका जी, बहुत मजेदार जवाब है प्रियंका जी। आपको भी अच्छा लगेगा जो जवाब देने जा रहा हूँ। सच्चाई ये है, जितना अधिक भाजपा के प्रवक्ता ये बात कहेंगे कि बसपा के रहने से उन्हें फायदा हो रहा है, इतना अधिक वोट कटेगा नहीं, और जो है जनता सीधे समाजवादी पार्टी को वोट देगी जिससे भाजपा हार जाए। अच्छा, भाजपा को हराने का संकल्प है दलितों तो का। आपको लग रहा है आपके लिए ये रणनीति फायदे बन गया? आशीष जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, भाजपा को हराने का संकल्प कह रहे थे कि बसपा का वोट बैंक समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, उनका सब कुछ है। तो मैं जाटव साहब को कहना चाहता हूं कि जाटव साहब थोड़ा संभाल के रखिए। भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक ट्रांसफर होकर हमारे पास ही आया है और कोई और नहीं। जाटव साहब जवाब दीजिएगा इस पर। नरेंद्र मोदी जी गिरते बच्चे उगालता है, हमारा तो वोट बैंक बिल्कुल भी नहीं घटा है। ये मतलब ये समझ लें कि 0.75% वोट घटा है। हमारे साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले चुनाव में कितने वोट पाए थे और इस चुनाव में उनको कितने वोट मिले, काफी स्पष्ट हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। सबसे आपके मजबूत कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं। जाटव जी, जवाब दीजिएगा। हाँ, हमारा जो वोट है, टोटल जो वोट है उत्तर प्रदेश में जो पड़ा, वो 0.75% वोट कम हुआ, और वो इतना कम नहीं होता है। ठीक है, किसी सीट पे कम हो जाता है, किसी सीट पे ज्यादा हो जाता है। और दूसरा, जिस तरीके से ये जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो उपचुनाव में जो क्षेत्र की जनता है वो किसी भी सूरत में ऐसी पार्टी को नहीं चुनेगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी जी के नेतृत्व में, और किसी भी सूरत में वो अपने प्रत्याशी को जिताएंगे ताकि वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार का लाभ उनको मिले, डबल इंजन की सरकार का लाभ मिले। इसलिए क्षेत्र की जनता जो है ऐसी पार्टी के साथ नहीं, लेकिन जाटव जी, जिन 10 सीटों पर लड़ाई होने वाली है उन पर 5 पर वैसे ही सपा का कब्जा है। प्रियंका जी, जाटव साहब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव किन मुद्दों को हो रहा है। तो असली अगर जाटव साहब को दर्द देखना है ना, खुद के विधायक और सांसदों के अगर सुन ले तो इनको वास्तव में सरकार के अंतर प्रशासन का क्या हाल है। विधायक और सांसद रो के मंत्री कह रहे हैं कि प्रशासन हमारा नहीं सुन रहा है, तो आम जनता क्या सोचती है? ये उपचुनाव है, ये सरकार नहीं बदल रहा है। ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको ये बताएं, ये उपचुनाव है, इससे सरकार नहीं बदल रही है, और दूसरी सरकार नहीं बदल रही है, इसलिए क्षेत्र की जनता सरकार को चुनेगी। नहीं, लेकिन शांति प्रकाश जाटव जी, क्या उपचुनाव है इसका मतलब है क्या हल्के में ले सकते हैं इसको? 27 की झलकी भी हो सकता है ये उपचुनाव। इसको हल्के में नहीं लेगी, मैं बता रहा हूँ कि क्षेत्र की जनता से हल्के में नहीं लेगी। क्षेत्र की जनता जो है किसी भी सूरत में सरकार के साथ होने का लाभ नहीं छोड़ेगी, सरकार के साथ रहेगी ताकि उसके क्षेत्र का विकास हो सके। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विधायक चुनने से क्या लाभ होगा? आप लोग स्कूटी बांट रहे थे ना, कितना वो विपक्ष में अपना नेता विपक्ष में बैठाने के लिए थोड़ी चुनाव में बैठेंगे, वो विधायक को जिताएंगे। वो तो ऐसे विधायक को जिताएंगे जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। तब दिया जा रहा था, अब क्या दिया जाता है? मोटा वाला चावल, मोटा वाला गेहूं, यही ना 5 किलो दी। बताइए जाटव साहब, जनता ये पूछेगी। आप पूछे ना, आप मैं जब बोल रहा होता हूँ उस वक्त मैं पूछने का मुझे सुनाई नहीं दे पाता। आप पूछे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, यही बात है। अब जनता जब वोट देगी ना तो आपको न दिखाई देगा ना सुनाई देगा। क्या पूछ रहे हैं? पूछे ना, मैं जवाब देने के लिए तैयार तो हूँ, बोल तो रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तो तब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था हमारी सरकार बन जाने पे हम एंड्रॉइड फोन भी बांटेंगे, हम स्कूटी भी बांटेंगे 12वीं पास करने वाली लड़कियों को, उसके साथ में गैस के सिलेंडर होली और दिवाली में फ्री दिए जाएंगे। ये 3 का ही आप स्पष्टीकरण दे दीजिए आदरणीय महोदय, नम्रता पूर्वक विनंती है। अरे भैया, ये 10 उपचुनाव जो 10 विधानसभा पर हो रहा है, इसमें आपको ये चुनाव देकर वोट देकर या जिता करके, अरे सुन लो, ए बाबू सुन लो जरा, ज्यादा नहीं बोलते।
आपको जिता करके जनता को क्या मिल जाने वाला है? कम से कम अगर वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सभा के अंदर अरे आप प्रवक्ता हैं क्या है, क्या भिंडी बाजार बना रहे हैं? सुन लें मेरी बात को आप, आपके पास जवाब नहीं, आपको क्या सुनो? आप इस तरीके से बोल करके बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हो जाते। 10 विधायक हमारे आप इस तरीके से बीच में बोल करके क्या अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करते हैं? नरेंद्र मोदी जी मनमानी। अरे चलिए ठीक है जाटव साहब सवाल सुनिएगा। ठीक है आशीष जी 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। उसको चुनेगी जिसकी सरकार है। नहीं जाटव साहब, क्या आपको लगता है कि जनता उसी को चुनेगी जिसकी सरकार है? उपचुनाव में 10 सीटों की बात करें तो 5 सीटें अभी भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि आसानी से चुनाव हो जाएगा? आपको लगता है कि कोई रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है? देखिए, हम अपनी रणनीति पे कामयाब हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी रणनीति है डेवलपमेंट, और हम पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उस डेवलपमेंट का लाभ वो क्षेत्र भी लेंगे जिसमें कई दुर्भाग्य से उन्होंने समाजवादी पार्टी के ये तमाम वादे तो 24 में भी किए थे, तो आपने नतीजे देखे हैं ना जाटव जी? ये तमाम वादे तो 24 में भी चल रहे थे, आपने नतीजे देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि धरातल पर समीकरण में कोई बदलाव नहीं? झूठ पर देखिए, नतीजों की बात मत करें, झूठ पर आधारित थे। ये कागज लेकर के इन्होंने जनता को गुमराह किया। ये कागज दिखा करके 8500 रुपए दे देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसे झूठ बोल करके इन्होंने ये जो है ना लोगों को। और सबसे बड़ी बात, आशीष जी 1 मिनट आपके पास आती हूँ। तिवारी जी इन्होंने, नहीं 1 सेकंड और सुन ले जी, इन्होंने पीडीए के नाम पर क्या नाम है समाज को बांटा ना। तो इनको मुसलमान ने इनको 98% वोट दिया। इन्होंने मुसलमान को कोई दायित्व नहीं दिया, बल्कि अरे जाटव जी ठीक है, आप पानी ले लीजिए, लेकिन वो अल्पसंख्यक आपके साथ भी नहीं है। आशीष जी 1 मिनट आती हूँ आपके पास। तिवारी जी पहले जवाब दीजिएगा इस पर। जी देखिए प्रियंका जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। पीडीए एकजुट है और पीडीए ही हराएगा इनको 10 के 10 चुनाव। पीडीए कमर कस के तैयार है, 10 के 10 चुनाव में भी तैयार है और 27 की भी तैयार है। 10 की 10 इनका अशोक तिवारी जी सावधान हो जाइएगा, पिछली बार 80 की 80 बोल रहे थे, तो नतीजे आपने देखिए। इस बार 10 के 10 जीतेंगे, डंके के चोट पर जीतेंगे। पूरा पीडीए एकजुट है और कमर कस के तैयार है। किसान कमर कस के तैयार है, युवा कमर कस के तैयार है, आधी आबादी महिलाएं कमर कस के तैयार है, आज सभी कमर कस के तैयार है। और खास तौर से दलित, सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। जाटव जी आपका नारा सपा के आत्मविश्वास के साथ आ रहा है, 10 की 10 बोल रहे हैं इस बार। देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनसे जो मुसलमान है उत्तर प्रदेश का और जो शेड्यूल कास्ट, दोनों ही इस वक्त में नाराज हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाने के नाम पर इन्होंने इन दोनों को कहीं भी मौका नहीं दिया। जाटव जी क्या लगता है, ये आपके साथ खड़े हैं? इन्होंने वहां पर ब्राह्मण को बना दिया और वोट ले लिया मुसलमान का और शेड्यूल कास्ट का। और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा में भी ना तो क्या नाम है दलित को बनाया और ना ही इन्होंने मुसलमान को बनाया, जबकि वोट इनको इन दोनों ने दिया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पक्ष इस वक्त में ठगे हुए हैं और वो इनके ऊपर किसी भी सूरत में एतबार करने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी भी मौके पर केवल इन दोनों को छला। असली लड़ाई जो है ये 10 की 10 उपचुनाव की सीटों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार दिलाने की यदि किसी में जिम्मेदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं में है, क्योंकि वो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खेल और आसान हो गया। हम देखिए, हमारे लिए मुद्दा ये है कि राम मंदिर की छतें क्यों छुई, राम मंदिर की सड़कें क्यों टूटी, भ्रष्टाचार, ये लोग ने जिस प्रकार से 22 जनवरी को सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया था और तमाशा बनाया था, उन सब चीजों का आज कच्चा। चलिए ठीक है आशीष जी, फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। इनको इसी का सजा मिले। आशीष जी फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। फाइनल कमेंट में देखिए, हम एकजुटता के साथ में अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और इनको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार है तो हमको ही लोग वोट देंगे, ये गलतफहमी इनका इस बार दूर हो जाएगी। चलिए उम्मीद करती हूँ जल्दी सीटों पर फॉर्मूला तय होगा। अशोक तिवारी जी फाइनल कमेंट। जी किसानों के बलबूते
नौजवानों के बलबूते, किसानों के बलबूते, दलितों के बलबूते, आधी आबादी के बलबूते, अगड़ों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बलबूते, हम ये चंद जन समाज के बलबूते हम ये चुनाव जीते जा रहे हैं। तो किधर से चुनाव और 27 भी जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, भाजपा को पटनी देंगे। जी जाटव जी। हिंडनबर्ग जैसी एक ऐसी संस्था जो भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना चाहती है, उसका समर्थन राहुल गांधी जी दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश जी दोनों मिलकर के इस वक्त में ऐसी शक्तियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में मौका नहीं देना है। इस 10 सीटों पर उपचुनाव में वो जनता जो है वो दिखाने वाली है। आशीष जी कुछ कह रहे थे, ऐसे लोगों को निष्प्रदाबुद किया जाए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात मैं कहना चाहता हूँ। सेबी की डायरेक्टर जिस दिन उन्होंने डायरेक्टर के पद पे वो बैठी है, प्रमुख दलाल है, हिंडनबर्ग के दलाल है राहुल गांधी जी, हिंडनबर्ग के दलाल है, ये मैं बता दूं। चलिए ठीक है, हिंडनबर्ग पर वो रिपोर्ट तो झूठी साबित हो ही चुकी है, इस पर अभी नहीं जाते। यूपी की राजनीति की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शांति प्रकाश जाटव जी, आशीष मिश्रा जी, अशोक तिवारी जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के द्वारा तैयारी की जा रही है और खासतौर से बसपा के द्वारा 13 साल के बाद उपचुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी है, अब देखना होगा कि बसपा की तैयारी आखिर आने वाले समय में और यूपी के उपचुनाव में किस पर भारी साबित होती है, किसके लिए नफे का सौदा और किसके लिए नुकसान साबित होती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।